आप सभी देख रहे हो अनुराग की वाणी यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अनुराग। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आ गया हूँ एक और सच्ची और डरावनी कहानी को शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप सभी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को भी लाइक कर दो, क्योंकि मैं आप सभी को पहले ही बता दूं कहानी बहुत ही ज़्यादा डरावनी और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो दोस्तों, इस कहानी को शुरू से लेकर अंत तक जरूर सुनिएगा। तो हेडफोन्स लगाइए और इस कहानी को अपनी आंखों के सामने इमेजिन करके सुनिएगा। मेरा नाम आदर्श है। मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूँ। यह घटना मेरे साथ उस वक्त घटी थी जब मेरी नई नई शादी हुई थी। लेकिन मैं किन किन हादसों से होकर गुजरा हूँ, यह बात सिर्फ और सिर्फ मैं ही जान सकता हूँ। मेरी शादी मेरी गर्लफ्रेंड प्रिया के साथ होने वाली थी, जो कि मेरे लिए एक बहुत ही शानदार लम्हा था। कई दिनों से चला आ रहा हमारा यह प्यार अब बहुत ही जल्दी एक रिश्ते में परिवर्तित होने वाला था, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा था। प्रिया की खूबसूरती के चर्चे हमारे पूरे गांव के अंदर इस कदर फैल चुके थे मानो वही इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो। और सच में वह थी भी इतनी खूबसूरत। और मुझे भी प्रिया के साथ अपनी पहली रात बिताने का काफ़ी ज़्यादा उत्साह था। खैर, अभी तो मुझे थोड़े दिन और इंतज़ार करना था, लेकिन वह कहते हैं ना कि इंतज़ार में जो मज़ा होता है वह कहीं और नहीं होता। लेकिन उसके बाद वह दिन भी आया जब मेरी और प्रिया की शादी होने वाली थी। और फिर हमारी शादी बहुत ही अच्छे ढंग से हो गई। शादी के पहले ही दिन प्रिया मुझसे बोल पड़ी, आज मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। अब मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि आज मैं एक राउंड और कर सकूँ, जिसे हम सामान्य भाषा में सुहागरात भी कहते हैं। मगर मुझे लगा कि शायद उसकी हालत बिगड़ गई होगी और उसकी आवाज़ भी काफ़ी भारी महसूस हो रही थी। प्रिया को मैं लगातार 2 साल से जानता था, लेकिन मैंने कभी भी उसकी इतनी बिगड़ी हुई हालत नहीं देखी। लेकिन मुझे लगा कि शायद थकान की वजह से ऐसा पहली बार कर रही है और उसी वजह से उसकी आवाज़ भी थोड़ी भारी हो रही है। और ऐसे सोचने के बाद मैं जाकर बिस्तर पर लेट गया। वो रात तो बीत गई, लेकिन अभी तो वो होने वाला था जिसके बारे में मैंने कभी सोचा तक नहीं था। जब भी मैं अपने घर से ऑफिस के लिए रवाना होता और फिर जब मैं वापस अपने घर लौटता तो मुझे मेरी दादी हर बार यही बोलती, तू इतनी जल्दी घर कैसे आता है और फिर वापस भी चला जाता है। हर बार मुझे यही लगता कि शायद दादी की कोई बड़ी गलतफहमी होगी, और यह सोचने के बाद मैं दादी से कोई सवाल करना जरूरी नहीं समझता। एक दिन मैं घर पर अपना टिफिन भूल गया और फिर मैं वापस घर गया तो मेरी आंखें एकदम से फटी की फटी रह गई, जो कि इस बार मैंने देखा कि प्रिया नग्न अवस्था में बिस्तर पर लेटी हुई थी और उसके बिल्कुल करीब है मेरे ही जैसा दिखने वाला एक और आदमी। मैं अपने आप को बिस्तर पर देखने के बाद एकदम से हैरान रह गया। और फिर जब बिस्तर पर लेटे हुए उस आदमी ने मेरी तरफ देखा तो उसकी आंखें एकदम से लाल हो चुकी थी। और फिर जब मैंने उस कमरे का पूरा नज़ारा देखा तो मैंने पाया कि चारों तरफ खून फैला हुआ था और प्रिया के कपड़े नीचे गिरे हुए थे। प्रिया के कपड़ों पर कुछ दाग लगे हुए थे। मुझे तो समझ में नहीं आया कि आखिर यह सब क्या हो रहा है और आखिर कौन प्रिया के पास बार बार सोता है। अब यही बातें मुझे बार बार सताने लगी कि आखिर यह सब क्या हो रहा है और मेरी खूबसूरत बीवी के साथ कौन ऐसा बुरा कर रहा है। उस दिन तो मुझे यही लगा कि शायद यह मेरा वहम भी हो सकता है, लेकिन इतना बड़ा वहम कोई मनुष्य कैसे देख सकता है। मैं पूरी कोशिश कर रहा था कि यह बातें मेरे दिमाग से निकल जाएं। और फिर मुझे लगा कि शायद अब मुझे प्रिया का मूड ठीक करने के लिए हनीमून पर जाना ही पड़ेगा, जिस वजह से मेरा भी दिमाग सही हो जाएगा और मुझे यह भूत प्रेत जैसी चीजें एकदम दिखना बंद हो जाएंगी। यही तो सबसे बड़ी गड़बड़ थी कि मैं सही समय पर संभल नहीं पाया। और उसके बाद मैंने एक ट्रिप का प्लान किया। मैं अपनी बीवी प्रिया को लेकर निकल पड़ा। हम लोग घूमने के लिए किस जगह पर गए थे यह तो मुझे आज अच्छे तरीके से याद नहीं है, लेकिन सुबह सुबह प्रिया अपनी खूबसूरती का नज़ारा मेरी आंखों के सामने प्रस्तुत करने लगी। उसके खुले खुले बाल खुले आसमान के नीचे उसकी सुंदरता को और भी ज़्यादा बढ़ाने का काम कर रही थी। मैं एक रोमांटिक मूड में आ चुका था।
मैं धीरे धीरे प्रिया के करीब जाने लगा, लेकिन तभी अचानक से एक गमला ऊपर के दरवाजे से सीधा आकर मेरे सर में लगा। जब भी मैं प्रिया के करीब जाने की कोशिश करता, मुझे ऐसा लगता कि कोई मुझे उसके पास जाने से बार बार रोक रहा है। और उसके बाद मैं वहीं आसपास प्रिया के साथ घूमने लगा। रात का वक्त हो चला था। चांद अब अपनी रोशनी को भी फैलाने में सक्षम दिखाई देने लगा। अब चारों ओर चांद की लाल लाल रोशनी नजर आने लगी, मानो सूरज अपनी किरण को ढकने के बाद अब चांद ने प्रिया के ऊपर खूबसूरती का एक नज़ारा प्रस्तुत किया। मैं पहले भी गमले की एक काफी अच्छी खासी चोट खा चुका था, इसलिए मुझे बार बार प्रिया के पास आने का मन भी नहीं था, लेकिन मैं अपने आप को रोक भी नहीं पा रहा था। अभी मैं प्रिया के करीब जाने ही वाला था कि एक बार फिर मेरे फोन ने मुझे रोक दिया। मैंने फोन देखा तो मेरी मम्मी का था। बेटा, तुम लोग आराम से पहुंच गए ना? अरे हाँ मम्मी, हम तो कब का पहुंच चुके हैं और एक रात गुजर चुकी है पहुंचते हुए। अच्छा ठीक है, बस यही पूछने के लिए फ़ोन किया था। और इतना बोलने के बाद मम्मी ने फ़ोन काट दिया। लेकिन तभी एक बार फिर मेरे फ़ोन की रिंग बजी और इस बार फ़ोन मेरे दोस्त साहिल का था। मेरे और साहिल दोनों के बीच काफ़ी अच्छी दोस्ती थी। मैं बातों बातों में यह भूल ही गया कि मैं प्रिया को अकेला छोड़कर घूमते घूमते इधर उधर आ चुका था। फोन पर लगातार आधे घंटे बात करने के बाद मैं वापस उस घर के लिए रवाना हुआ, जिस घर में मैं और प्रिया कुछ दिनों के लिए रुके हुए थे। फिर जब मैं वापस कमरे में पहुंचा तो मैंने देखा कि उस घर के अंदर कोई भी चहचहाट नहीं थी। चारों तरफ बस एक खामोशी पसरी हुई थी। और फिर जब मैं उस कमरे के अंदर दाखिल हुआ, जिस कमरे के अंदर मेरे और प्रिया के रुकने का इंतजाम किया गया था, तो मैं वहां के नज़ारे को देखकर एक बार फिर सोच के साथ साथ डर में डूब गया, क्योंकि इस बार मैंने देखा कि प्रिया एक बार फिर नग्न अवस्था के अंदर बेड के ऊपर लेटी हुई थी और बेड पर कपड़े उथल पुथल हो रखे थे। लेकिन मैं तो वहां पर था ही नहीं। फिर ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी समझ से सब कुछ बाहर था। यह सब लगातार मेरे साथ क्या हो रहा था, मैं बिल्कुल भी समझ नहीं पाया। और फिर मैं प्रिया के करीब गया तो प्रिया ने मुझे धक्का मारते हुए कहा, उफ, अब मैं बहुत थक चुकी हूँ, अब मुझसे और नहीं होगा। और इतना बोलकर वह बदहताश होकर आराम से सोने लगी। मेरे गुस्से की कोई भी सीमा नहीं थी, क्योंकि मैं यहाँ पर अपना हनीमून मनाने के लिए आया था, ना कि यहाँ पर यह बहुत ही बुरे बुरे नज़ारे देखने के लिए। यह दूसरी बार था जब प्रिया नग्न अवस्था के अंदर बेड पर पाई गई थी। अब मुझे कुछ गड़बड़ महसूस होने लगी और मुझे अब यह भी विश्वास होने लगा कि यह मेरा कोई वहम नहीं हो सकता। सुबह होते ही प्रिया की आंखें एक बार फिर खुली। मैं गुस्से में अब तक जगा हुआ था। पूरी रात मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आई। और उसके बाद जब प्रिया ने मेरा गुस्से वाला चेहरा देखा तो उसने मुझसे कहा, अरे क्या हुआ बेबी, तुमने रात में सिर्फ एक ही राउंड में मेरी बहुत बुरी दशा कर दी थी। अब मैं भी तो एक इंसान ही हूँ ना, कोई मशीन थोड़ी ना हूँ जो बार बार एक ही चीज करती रहूं। और तुम तो सिर्फ कुछ ही पल में वापस रिपेयर होकर मेरे करीब आने लगे। वह इतना बोलकर मुस्कुराते हुए मेरे करीब आ गई। अब मुझे पूरा विश्वास होने लगा कि पक्का कुछ न कुछ तो बहुत बड़ी गड़बड़ है, क्योंकि इस प्रकार से लगातार प्रिया के साथ कुछ गड़बड़ होना यह ठीक बात नहीं थी। तो मैंने उसके बाद से ही प्रिया के ऊपर अपनी नज़र रखना शुरू कर दिया। और उसकी दूसरी ही रात मैंने कुछ देर के लिए वहां रुकना ठीक नहीं समझा और उसके बाद मैंने प्रिया को घर में अकेला छोड़कर घर के पीछे छिप गया। और उसके लगभग आधे घंटे के बाद मैं घर के पीछे से बाहर निकला और फिर छुपते हुए उस कमरे के पास पहुंच गया। और उसके बाद जो दृश्य मैंने देखा, उसे देखने के बाद मानो मेरा दिल ही टूट गया, क्योंकि इस बार जो मैंने देखा कि प्रिया के साथ एक आदमी लेटा हुआ था और वह उसके साथ संभोग कर रहा था। मगर जब मेरी नज़र उस आदमी के चेहरे पर पड़ी तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि इस बार मैंने देखा कि वह कोई और नहीं बल्कि मैं ही था। और कुछ ऐसा ही नज़ारा मैंने अपने घर पर भी देखा था, लेकिन उस वक्त मैंने इसे अपनी आधी नींद और वहम मानकर टाल दिया।
अब मुझे यह बात बिल्कुल समझ में आ रही थी कि यह कोई सामान्य आदमी का काम नहीं हो सकता, जरूर इसके पीछे किसी बहुत ही बड़ी शैतानी शक्ति का हाथ है। उसके बाद मैंने तुरंत वहां से एक बाबा के पास जाना सही समझा, लेकिन मैं प्रिया को इस हालत में छोड़कर कहीं जा भी नहीं सकता। अब मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था कि अब मुझे क्या करना चाहिए। फिर मैं एकदम से कमरे में दाखिल हुआ और जैसे ही मैं उस कमरे में दाखिल हुआ तो मैंने देखा कि वह मेरे रूप में दिखने वाला इंसान एकदम से प्रिया के शरीर के अंदर समा गया और उसके बाद तुरंत प्रिया की आंखें गुस्से से लाल होने लगी। उसने कमरे के सारे सामान को इधर से उधर फेंकना शुरू कर दिया और फिर अचानक से कमरे का सामान हवा में उठ गया। सारा सामान एकदम से नीचे गिरने लगा। मैं तो बहुत ही बुरी तरीके से डर चुका था। एक बात तो मुझे पूरी तरीके से समझ में आ चुकी थी कि होना वहां पर किसी जरूर अदृश्य शक्ति का बसेरा हो चुका है, जिसने प्रिया के साथ संबंध बनाना शुरू कर दिया। मैं वहां से एक अघोरी के पास जाने का निश्चय किया और उसके दूसरे ही दिन मैं वहीं के एक अघोरी बाबा के पास पहुंचा तो मुझे पता चला कि प्रिया के शरीर के अंदर किसी सामान्य भूत का वास नहीं है, बल्कि एक जिन का है। इतना सुनते ही मैं तो पूरी तरीके से हिल चुका था। डर के मारे मेरे हाथ और पैर कांपने लगे। मैं समझ चुका था कि मैं बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस चुका हूँ। उसके बाद मैंने उस अघोरी बाबा के सामने हाथ जोड़े और फिर कहा कि अगर अब उसका कोई इलाज नहीं हुआ तो मैं पूरी तरीके से बदनाम हो जाऊंगा, क्योंकि अगर प्रिया को कुछ भी हुआ तो मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगा। इतना बोलने के बाद मेरे आंखों में से आंसू आने लगे, लेकिन तभी उस अघोरी बाबा ने कहा, देखो बेटा, चिंता मत करो, पूर्णिमा की रात हम इसका कोई ना कोई इलाज जरूर कर लेंगे। और पूर्णिमा की रात जो कल ही होने वाली थी, तो ऐसे में हमारा काम और भी आसान होने वाला था। उसके बाद उस अघोरी बाबा ने मुझे कहा, मुझे किसी भी तरह प्रिया को यहाँ लेकर आना होगा। और पूर्णिमा की एक रात पहले उस बाबा ने मुझे एक सफेद रंग का धागा दिया, जो कि मैंने प्रिया के हाथों पर बांध दिया, जिस वजह से वह कुछ देर के लिए नॉर्मल हो गई। और उसके दूसरे ही दिन मैं प्रिया को लेकर वहां से निकल पड़ा। हालांकि मैंने अभी भी उसको यह नहीं बताया था कि मैं उसे एक अघोरी के पास लेकर जा रहा हूँ। लेकिन जैसे ही मैं उसे कब्रिस्तान के अंदर लेकर दाखिल हुआ तो उसके पूरे चेहरे का रंग वापस उड़ने लगा और उसका पूरा शरीर बदलने लगा और फिर अचानक से वह किसी बंदर की भांति उछलने लगी और उसके बाद वह उस कब्रिस्तान में इधर से उधर चक्कर काटने लगी। मुझे उसकी हरकतें बिल्कुल भी समझ में नहीं आई, मगर तभी उस अघोरी बाबा ने मुझे उसे उस घेरे में लाने को कहा और मैंने भी उसे किसी तरह शांत किया और फिर उस घेरे में लाकर बैठा दिया। और उसके बाद उस अघोरी बाबा ने उसके ऊपर कुछ झाड़ फूक करना शुरू कर दिया और कुछ मंत्रों को भी बड़बड़ाने लगे। लगभग 15 मिनट के बाद अचानक से प्रिया बेहोश होने लगी। वह एक दर्द की आवाज में जोर से बोल पड़ी, इस बार तो तू बच गई, लेकिन अगली बार नहीं छोड़ूंगा। इतना बोलने के बाद वह एकदम से नीचे गिर पड़ी और फिर मैंने देखा कि प्रिया के अंदर से एक बहुत ही बड़ा काला साया जो बाहर निकला। फिर मुझे पता चला कि वह एक जिन था, जिसे देखने के बाद मैं भी बहुत ही बुरी तरीके से डर गया। लेकिन उसके बाद वह वहां से गायब हो गया। मैंने प्रिया को उठाया और फिर अघोरी बाबा ने बताया कि शादी वाले दिन यह बच्ची किसी पेड़ के पास रुकी थी। तब मुझे याद आया कि प्रिया गाड़ी से नीचे उतरकर जब उसे उल्टियां हो रही थी तो वह जंगल के किनारे एक पेड़ के नीचे बैठ गई, जिस वजह से उस दिन प्रिया की खूबसूरत बदन पर उस जिन की नजर पड़ी, जिस वजह से उसने उसका पीछा करना शुरू कर दिया और आज तक वह उसके पीछे पड़ा रहा। लेकिन उस दिन मैं किसी तरह प्रिया को बचाने में सक्षम रहा और उसके बाद प्रिया को लेकर घर लौट गया। और फिर उसके बाद से कभी भी मैंने ऐसी सुनसान रास्ते पर अपनी गाड़ी नहीं रोकी और ना ही कभी मैं ऐसी सुनसान रास्ते पर कभी भी गया अपनी बीवी को लेकर। तो दोस्तों, कहानी बस यहीं तक थी। अगर आप सभी को कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। तो मैं अब आप सभी से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।